बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक टैक्सी में बैठकर अस्पताल की जानिब जा रही थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी, इसीलिए टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल का नाम और पता बताना भी भूल गई थी। काफी सफर यूं ही खामोशी में तय हो गया जब ड्राइवर खनखार कर बोला, मैडम, आपने कहाँ जाना है? मैं अपनी सोचों से एकदम चौंक कर बाहर आई थी। मैंने उस अस्पताल का नाम लिया जहां मुझे जाना था। नाम सुनते ही ड्राइवर ने एक झटके से टैक्सी रोक दी थी और फिर मुझे फटी फटी निगाहों से देखकर बोला, मैडम, आप तो शक्ल से किसी शरीफ घराने की लगती हैं। खुदारा आप उस अस्पताल में ना जाए, किसी और जगह चली जाए। उस अस्पताल की शोहरत अच्छी नहीं है। मैंने अचंभे से ड्राइवर की जानिब देखा और बोली, क्यों, ऐसा भी क्या है वहां? तो वो कहने लगा, एक 60 साल औरत हामला है, वो उसी अस्पताल में जेर इलाज है। टैक्सी ड्राइवर जिस औरत के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। हमने उसके हमला होने की खबर दुनिया जहां से छुपा कर रखी हुई थी और अब एक टैक्सी ड्राइवर के मुंह से उसके मुतालिक सुनकर मुझे धचका ही लग गया था। मैं बोली, क्या मतलब, ये आप क्या कह रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई होगी। कुछ अरसे से मैं उस अस्पताल के मुतालिक अजीब सी बातें सुन रहा था। मेरी टैक्सी में जो सवारी भी बैठती यही कहती कि फलां अस्पताल अच्छा नहीं है। मैं वजह पूछता तो बात टाल दी जाती। अभी परसों की बात है, मेरी टैक्सी में एक मुअम्मर मर्द आकर बैठा। बहुत ही गमज़दा लग रहा था। मैंने अज़राए हमदर्दी उदासी की वजह पूछी तो कहने लगा कि मेरी बीवी फलां अस्पताल में जेर इलाज थी। उसको गुर्दों का मसला था, इसीलिए वो कई हफ्तों से वहां एडमिट थी। मैंने बहुत बार डॉक्टर से छुट्टी की गुजारिश की थी, मगर वो कहने लगे कि अगर आपको अपनी बीवी की जिंदगी प्यारी है तो उसे अभी घर मत लेकर जाएं। मेरी बीवी मेरा सब कुछ थी, दोस्त भी और बुढ़ापे की साथी भी, इसीलिए मैंने उसे वहीं रहने दिया। अभी चंद दिन पहले ही डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपकी बीवी हामला है। ये खबर सुनकर तो मुझ पर कयामत बीत गई, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी उम्र के उस हिस्से में हैं कि औलाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उस बुजुर्ग की बात सुनी तो थी, यकीन भी करना चाहा था, मगर मैं यकीन न कर सका। मगर अभी कल ही मुझे इल्म हुआ है कि उस अस्पताल में एक बेवा औरत भी एडमिट थी जो कि अब हामला है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बुजुर्ग खवातीन हामला कैसे हो रही हैं, फिर एक बेवा औरत। इसलिए मैं आपको वहां जाने से मना कर रहा हूं। जिस अस्पताल में बूढ़ी औरतें महफूज नहीं हैं, फिर वहां जवान लड़कियों के साथ क्या होता होगा, ये सोचकर ही मुझे झुर्री आ जाती है। मैं बोली, आपके ख्याल में ये सब कैसे होता होगा? ड्राइवर कहने लगा, ये तो अल्लाह ही जानता है, मगर जब से मुझे उस अस्पताल के मुतालिक ऐसी बातें पता चली हैं तब से सबको वहां जाने से मना करता हूं और खुद भी मोहतात ही रहता हूं। फिर वो ड्राइवर बोला, अब बताओ बेटी, तुमने कहाँ जाना है? मैं बोली, मुझे उसी अस्पताल ले चले। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा और बोला, अभी भी? अब मैं उस अनजान ड्राइवर को कैसे बताती कि मेरी 60 साला सास भी उसी अस्पताल में दाखिल है और वो भी हमल से है। यकीनन ये बात अच्छी नहीं थी। मुझे बदनामी का खौफ था, इसीलिए बोली, दरअसल मैं वहां अपने इलाज के लिए नहीं जा रही, मैं उस राज के मुतालिक जानना चाहती हूँ। ये बातें आजकल हर जबान पर हैं, इसीलिए मैं हकीकत तक पहुंचना चाहती हूँ। ड्राइवर ने कंधे उचका दिए और बोला, मेरा काम तो आपको बताए गए पते पर पहुंचाना है। अगर आप वहां जाने पर वजिद हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। ड्राइवर मुझे अस्पताल के सामने उतार कर चला गया था, जबकि मैं अब बहुत घबरा रही थी। ये राज जो मैं दुनिया वालों से छुपाना चाहती थी, न जाने लोगों तक कैसे पहुंच गया था। मैंने तो इतनी बड़ी बात अभी तक अपने शौहर से भी छुपा कर रखी हुई थी। वो 3 माह पहले ही कतर गए थे। मुझे हिदायत करके गए थे कि तुमने मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखना है। दरअसल मेरी सास हर वक्त बीमार ही रहती थी। उसकी बीमारी के मुतालिक हमें कुछ भी इल्म नहीं था। वो हर रोज घर से अकेली यही कहकर निकल जाती थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं। मैंने 1-2 बार उनसे कहा भी कि मैं भी आपके साथ चलती हूं, मगर मेरी सास साफ साफ इनकार कर दिया करती थी। वो कहती कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जवान बहू को अपने साथ लिए फिरूं। फिर तुम्हारा शौहर भी यहां पर नहीं है, ऐसे में खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं तुम्हारे शौहर को क्या मुंह दिखाऊंगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम घर की 4 दीवारी में ही रहो, क्योंकि इस माशरे में उसी औरत की इज्जत होती है जो बिला वजह घर से नहीं निकलती। तब मैं कहती, अम्मी, मैंने कौन सा तन्हा घर से निकलना है, मैंने तो आपको ही अस्पताल लेकर जाना है। दरअसल जैन कतर जाने से पहले मुझे इस बात की खास ताकीद करके गए थे कि तुमने मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखना है।
अब जब आप अकेले ही घर से बाहर चली जाती हैं तो मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। तब मेरी सास चिढ़कर कहती, क्यों, तुम्हें क्यों फिक्र होती है? मैं कोई जवान लड़की थोड़ी हूं जो कुछ गलत कर बैठूंगी। मैं अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूं और अपनी बेवगी के बावजूद भी मैंने इस शराफत से जिंदगी गुजारी है कि पूरे खानदान में मेरी नेक नामी है। लोग मेरी मिसालें देते हैं। मैं अपनी सास की बातें सुनकर चुप कर जाया करती थी। 1 माह पहले मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो खुद से चलने फिरने के भी काबिल नहीं रही थी। मैं उन्हें अस्पताल ले आई तो पता चला कि सास के गुर्दों में पथरियां हैं। इसी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स ने यही तजवीज़ किया था कि मरीज़ा की जान बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए। रुपए पैसे की तो हमें कोई कमी थी नहीं, इसीलिए इस प्राइवेट अस्पताल में सास को दाखिल करवा दिया था। मैंने ये बात अपने शौहर जैन को भी बता दी थी। वो बहुत परेशान हो गया था और कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ कैसे दूं? मुझे यहां से छुट्टी नहीं मिल रही, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। मैं बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपकी वालदा का भरपूर ख्याल रख रही हूं। वो अब रोज़ बरोज़ सेहतमंद हो रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि अब उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जाती हूं। इसी नियत से मैं एक दिन अस्पताल पहुंची तो पता चला कि मेरी सास की तबीयत तो फिर से बहुत बिगड़ गई है। मैं परेशान हो गई और तब मुझे डॉक्टर ने अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा, आपकी सास तो हामला है, बस इसी वजह से इस कदर अच्छे इलाज के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रही। ये बात सुनकर तो मैं कुमला कर रह गई थी। मैं बोली, डॉक्टर साहब, ये नामुमकिन है। मेरी सास 60 साल खातून है और वो भी बीवा। फिर ये बात ऐसी है कि मैं मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। डॉक्टर ने मेरी सास की फाइल मेरे सामने रख दी और बोला, आप मुझे पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, ये फाइल खुद देख लें। मैंने जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि कयामत ही बीत गई है। वो सच में हामला थी। मैं बोली, डॉक्टर साहब, अब क्या हो सकता है? वो कहने लगा, अभी आप उन्हें अस्पताल में ही रहने दें, जब ये ठीक हो जाएंगी तो घर वापस ले जाइएगा। तब मेरे जहन ने काम किया और मैं बोली, दरअसल मेरी सास बेवा है। अगर उनके शौहर हयात होते तब भी ये बात हमारे लिए अजीब होती, मगर अब तो हमारी इज्जत का मसला है। ये बात हमारे खानदान वालों को पता चली तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसीलिए इस बच्चे को ख़त्म कर देना ही बेहतर है। डॉक्टर कहने लगा, इस बात के मुतालिक तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये सब करने का यही मतलब है कि आप अपनी सास को मौत के मुंह में धकेल देंगी। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि इस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाए। मैं बोली, डॉक्टर साहब, अब क्या हो सकता है? वो कहने लगा, आप अल्लाह से दुआ करें, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सर हिला दिया और डॉक्टर के कमरे से निकल आई थी। अब मुझे अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इस उम्र में ना सिर्फ अपने बल्कि हमारे सर में भी खाक डाल दी थी। अब मुझे समझ में आया था कि वो हर रोज़ घर से क्यों गायब होती थी। वो तो अपनी तारीफ़ें करती नहीं थकती थी। अपनी हया के किस्से सुनाते हुए वो बहुत फ़ख्र किया करती थी। अब उसने ये सब कर दिया था। मैं इतनी परेशान थी कि अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती थी। मैं अपनी ये परेशानी शौहर से भी बयान नहीं कर सकती थी। उसको किस तरह बताती कि आपकी अम्मी ने क्या गुल खिला दिया है। मुझे अपनी सास से घिन आने लगी थी, इसीलिए उनसे मिले बिना ही घर वापस आ गई। मगर फिर ख्याल आया कि मुझे एक बार उनसे मिल तो लेना चाहिए, उनसे इस्तफसार तो करना ही चाहिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अगले दिन मैं अस्पताल गई तो सास बड़ी उदास सी बैठी थी। मैं बोली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, उदास क्यों हैं? मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मेरी तुमसे एक ही दरख्वास्त है कि तुम ये सब मेरे ज़हन को मत बताना। मैं जिंदगी भर उससे आंख मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं बोली, अम्मी, आपको ये सब तब सोचना चाहिए था जब ये सब करती फिर रही थी। मेरी सास अब फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, तुम मेरी पोजीशन को नहीं समझ सकती। मैं गुस्से में बोली, आपकी पोजीशन समझना चाहती भी नहीं हूं मैं। आपने ऐसा कौन सा नेकी का काम किया है जो मैं आपको समझने की कोशिश करूं? इतना कहकर मैं अस्पताल से बाहर निकल आई थी। इतने दिनों में इसी अस्तराब में मुब्तला थी कि आखिर मेरी सास ने ये सब किया क्यों। और आज मुझे टैक्सी ड्राइवर ने जो बात बताई थी उससे तो मेरी सोच का जाविया ही बदल गया था। यह गलती मेरी सास की नहीं थी, बल्कि ये तो इस अस्पताल का कारनामा था। फिर मेरी सास वो पहली बुजुर्ग तो थी नहीं जिसके साथ ये हुआ था। मुझे उस टैक्सी ड्राइवर ने दूसरी खातून के बारे में भी तो बताया था।
मैं अस्पताल में दाखिल हो गई थी। आज मैं हर चीज़ का बड़े गौर से जायज़ा ले रही थी। मुझे हर शय मशकूक लग रही थी। मैं अपनी सास के कमरे में आई तो वो बहुत उदास सी बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, बहू, मेरा तो कोई सगा रिश्ता भी नहीं है। बेटा है जो दूसरे मुल्क में मुकीम है। एक तुम हो जो यहाँ होते हुए भी मेरे पास नहीं आती हो। मुझे मालूम है कि तुम मुझे कसूरवार समझती हो, इसीलिए मुझसे दूर हो गई हो। मगर हम दोनों के दरमियान सास बहू के रिश्ते से पहले भी तो एक रिश्ता है ना, और वो रिश्ता इंसानियत का है। तुम उस रिश्ते के नाते तो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आ ही सकती हो ना। मैं सारा दिन दीवारों को देखती रहती हूं। मैं बोली, अम्मी, मुझे बताएं कि आप उम्मीद से कैसे हुई हैं। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, जो कुछ मैं बताऊंगी तुम उस बात पर यकीन करोगी क्या? मैं बोली, क्यों नहीं, आप मुझे कुछ बताएं तो सही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस वक्त किस अजियत से गुजर रही हूं। मैं सारी सारी रात ये सोचकर सो नहीं पाती कि जब ये बात खुलेगी तो हम अपने रिश्तेदारों का सामना कैसे करेंगे। मेरी सास ने झट से मेरा हाथ थाम लिए और बोली, बेटी, खुदा के वास्ते इस बात को राज रखना। तुम अल्लाह पाक के वादे से तो वाकिफ होना, जो इस दुनिया में किसी का पर्दा रखेगा अल्लाह आखिरत में उसका पर्दा रखेगा। तब मैं बोली, मैंने तो ये बात जैन को भी नहीं बताई, मगर फिर भी ये बात हर जगह फैल गई है। आज मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा है कि इस अस्पताल में बूढ़ी औरतें हमला हो रही हैं। आप बताएं कि ये सब कैसे हुआ है। मेरी सास बोली, बेटी, मुझे इसके मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं है। ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं तो बस इतना जानती हूं कि मैं बेकसूर हूं। मैंने सर हिला दिया था, क्योंकि इतना तो मुझे बेइल्म था कि मेरी सास बुरी औरत नहीं है। मैंने अब ठान लिया था कि इस वाकई की तहकीकात जरूर करूंगी। मैंने अपनी सास को दिलासा दिया और बोली, आप फिक्र न करें, मैं आपका भरपूर साथ दूंगी और अब आपसे मिलने के लिए भी आया करूंगी। मेरी सास बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं उनसे बोली, अब तो मुझे घर जाना है, फिर मैं कल आऊंगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हर चीज पर गहरी निगाह रखिएगा। कल जब मैं आऊं तो आपने मुझे हर चीज के मुतालिक इत्तला देनी है। मेरी सास ने हामी भर ली थी। अब मैं अस्पताल की हर चीज का जायजा ले रही थी। मुझे उस जोड़े से मिलना था जिसके मुतालिक मुझे ड्राइवर ने बताया था। मैंने वहां पर मौजूद नर्स से कहा कि मुझे उस जोड़े से मिलना है जो ज़ईफ होने के बावजूद अब वालिदैन बनने वाले हैं। नर्स ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगी, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे अस्पताल में तो ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। मैं समझ गई थी कि नर्स जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही है। वो अपने अस्पताल की बदनामी नहीं कर सकती थी। मैं अब वापस घर आ गई थी, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था और मैं ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं अपनी सास का ख्याल नहीं रख पाई थी। मैं अपने शौहर को क्या जवाब देती भला। अब सोच लिया था कि किसी न किसी तरह तो सारे हालात जांच कर ही रहूंगी। इस चीज के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाने को तैयार थी। जैन का फोन आया तो वो अपनी वालदा के मुतालिक मुझसे पूछने लगे थे। वो बोला, अम्मी के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मैं बोली, गुर्दों के ट्रांसप्लांट का कह रहे हैं। ये बात सुनकर जैन बहुत परेशान हो गया था। आज मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा है, आपने मुझे बेटी कह दिया है तो फिर मेरी मदद करें। हम इस रात से पर्दा हटा कर रहेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ड्राइवर कहने लगा, ठीक है, मगर इस बात का ध्यान रखना कि किसी को इस बात की भिनक न लग जाए कि हम इस रात से पर्दा उठाना चाहते हैं। मैं बोली, क्यों, ऐसा क्यों है? ड्राइवर बोला, इसके पीछे छुपे हुए कारिंदे होशियार हो जाएंगे और फिर वो हमें चकमा देने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्पताल आ गया था। मैंने ड्राइवर से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और टैक्सी से उतर गई। आज जब मैं अस्पताल गई तो वही नर्स जिससे मैंने बुजुर्ग जोड़े के मुतालिक पूछा था वो मेरे पास आई और खुफिया से अंदाज में कहने लगी, मैडम, कल आपने एक बुजुर्ग जोड़े के मुतालिक पूछा था। तब तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मगर आपके जाते ही एक औरत अपने बेटे के साथ अस्पताल आई थी। वो भी उम्मीद से ही थी। उसने अपने हमल के मुतालिक अपने बेटे को कुछ नहीं बताया था और डॉक्टर के सामने भी हाथ जोड़ दिए और बोली कि इस राज को राज ही रहने दे। मैं ये बातें सुनकर चौंक गई थी, इसीलिए बोली, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। नर्स मुझे उस औरत के कमरे में ले गई थी। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई कि वो औरत मेरी अम्मी की उम्र की थी। वो बहुत ही उदास लग रही थी। नर्स वापस मुड़ गई
तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप इतनी उदास क्यों हैं? वो औरत बोली, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो और मेरे पास क्या करने आई हो? अब मैं ये तो नहीं बता सकती थी कि आपके हमल के मुतालिक मालूमात लेने आई हूं, इसीलिए बोली। दरअसल मेरी सास उम्मीद से है, वो जिस कमरे में दाखिल थी अब वहां नहीं है। मुझे उनकी बड़ी फिक्र थी, यहां वहां ढूंढ रही हूं उनको, इसीलिए यहां आ गई कि देख लूं कि वो यहां तो नहीं है। वो औरत एकदम से चौंक गई थी, कहने लगी, तुम्हारी सास की उम्र कितनी होगी? मैं बोली, आपसे 7-8 बरस तो बड़ी होगी ही। वो औरत कहने लगी, तुम्हारी सास ने अपने हमल के पीछे छुपा राज बता दिया क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं यही मालूम करने के लिए सरगर्दा हूं, दुआ करें कि मुझे ये राज जल्द अज जल्द मालूम हो जाए। वो औरत बोली, मैं दुआगो हूं तुम्हारे लिए। मैं मुस्कुरा के वहां से निकल आई थी और अब अपनी सास के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो देखा कि मेरी सास ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। वो कहने लगी, तुमने मेरा पर्दा नहीं रखा ना? बहू तो फिर बहू ही होती है, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। तुमने मेरे जैन को सब कुछ बता दिया ना? अब जब वो वापस आएगा तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो उसके सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं रही। बहू, तुमने मुझ पर बड़ा जुल्म कर दिया है। मैं बोली, अम्मी आप मुझे कोई सी भी कसम देकर मुझसे ये पूछ लें कि मैंने ये सब जैन को हरगिज नहीं बताया। अभी कल रात ही तो मेरी उनसे बात हुई है, वो किसी भी चीज से वाकिफ नहीं था। मेरी सास के चेहरे के तासुरात हनूस खराब थे। यही महसूस हो रहा था कि उसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया था। मैं बोली, अम्मी कल मैं आपको एक ड्यूटी देकर गई थी, आपने डॉक्टर पर कड़ी निगाह रखनी थी। मुझे बताएं, आपने कुछ गैर मामूली महसूस किया यहां पर? मेरी सास ने नफी में सर हिला दिया और खुद बेड पर लेटकर आंखें मूंद ली थी। अब मैं शशोपंज में मुब्तला बैठी थी कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक मेरी सास यूं ही लेटी रही तो मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गई थी। यहां तो अजीब ही मंजर था। बहुत से रिपोर्टर्स कैमरे और माइक लेकर यहां वहां खबर की तलाश में घूम रहे थे। मैंने गौर किया तो पता चला कि ये तो बुजुर्ग खवातीन के हमल के पीछे छुपे राज को मालूम करना चाहते थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं इस केस में अपनी सास को टीवी पर नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मैं जल्दी से वापस अपनी सास के पास आई और उसे झिंझोड़ कर उठा डाला था। मैं बोली, अम्मी यहां से चलें, रिपोर्टर्स आ गए हैं, अब आपकी खबर घर घर पहुंचेगी, इसीलिए यही बेहतर है कि आप मेरे साथ चलें। मेरी सास तो पहले ही बदनामी से बहुत डरती थी, इसीलिए एक बड़ी सी चादर ओढ़कर मेरे साथ बाहर निकल आई थी। मैं अपनी सास को घर वापस ले आई थी। तब मेरी सास कहने लगी कि तुम मुझे अस्पताल से क्यों ले आई हो? जैन वापस आने वाला है, मैं उसे कौन सा मुंह दिखाऊंगी? मैं बोली, अम्मी आप दुनिया वालों को फेस कर सकती हैं क्या? अब मेरी सास रोने लगी थी। वो बोली, मुझे इल्म नहीं था कि ये सब कुछ जैन तक पहुंच जाएगा। अगर मुझे जरा सी भी भिनक पड़ गई होती तो मैं ऐसा कुछ भी ना करती। मैं झट से बोली, अम्मी आपने क्या किया है? मेरी सास की आंखों में उदासी ही उदासी थी। वो कहने लगी, मेरे गुर्दों का मसला बहुत अरसे से चल रहा है, मैं साथ साथ इलाज भी कराती रही, मगर होना वही था जो अल्लाह को मंजूर था। मेरा मसला हल होने के बजाय मजीद बढ़ गया था। अब डॉक्टर्स ने गुर्दे ट्रांसप्लांट करवाने का कह दिया था, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तब डॉक्टर वकार ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। वो कहने लगा, मैं आपका मुफ्त इलाज कराने को तैयार हूं, आपने बस मेरा साथ देना है। और फिर वो बोला कि मुझे इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हसन से बहुत नफरत है, मैं उसे यहां से निकाल देना चाहता हूं। उसके जाने के बाद इस अस्पताल का बड़ा डीन मैं बन जाऊंगा। मैं बोली, मुझे क्या करना होगा? तो वो बोला, आपको इस चीज का नाटक करना होगा कि आप हमल से हैं। मेरी सास ने मुझे सारी बात बता दी थी। डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर के खिलाफ ये चाल चली थी कि वहां जो भी बुजुर्ग खवातीन इलाज की गर्ज से आती, डॉक्टर वकार उनसे कहता कि मैं आपका इलाज करवा दूंगा, बस आपने हामला होने का नाटक करना है। डॉक्टर वकार इस तरह उन तमाम हामला औरतों का इल्जाम डॉक्टर हसन पर लगाकर उसे अस्पताल से निकलवा देता और खुद अस्पताल का हेड बन जाता। मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। डॉक्टर वकार मीडिया के आने पर बेनकाब हो गया था। पुलिस उसको पकड़कर ले गई थी। मैंने सारी बात अपने शौहर जैन को भी बता दी थी। वो कहने लगा, अल्लाह ने हमारी सुन ली है, मैं अगले महीने आकर अम्मी के गुर्दे ट्रांसप्लांट करवा दूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बात दुनिया वालों के सामने आने से पहले ही खत्म हो गई थी। मेरी सास की इज्जत बच गई थी, नहीं तो वो डॉक्टर की बातों में आकर अपनी इज्जत ही गंवा बैठती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।